Hi everyone, welcome to Mentometer. As I have promised you that I will come with the detailed notification of UPPCS और उसमें जो भी कुछ चेंजेस थोड़े बहुत हुए हैं और उसके अलावा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, आई जस्ट वांट टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग द सेम. सो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं कि नोटिफिकेशन आया कब तक और कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो. तो 16 ऑफ मार्च को नोटिफिकेशन आउट हुआ था एंड आप जो है 12 फरवरी तक आप अपना रिसिप्ट जो भी फी वगैरह सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन. उसके बाद आपको जो भी फाइनल सबमिशन के बाद जो लास्ट सबमिशन है वो आपका 16 ऑफ अप्रैल तक का है. तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको, टुडे इज 28 ऑफ मार्च, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दो ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. अगर आपके फी सबमिशन में कुछ इशू है तो एटलीस्ट आपके पास 2 या एक्स्ट्रा टाइम रहे फी सबमिशन के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो स्पेशल नोटिस वगैरह है उसमें कुछ चीजें नोटिस करने वाली है. सबसे पहले जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड. तो कोई और वो नहीं है कि आपको अपनी ऑफलाइन इसमें कुछ सबमिट करके भेजना है या डार्क पोस्ट से, वो कुछ नहीं है. आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है. उसके बाद नेसेसरी इंफॉर्मेशंस में आपको यूजर इंस्ट्रक्शंस, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई, तीनों चीजों को आपको खुद से देखना है. दो आई एम लाइक लाइन बाय लाइन इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. और आई थिंक आपको खुद से भी जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको एक बार खुद से पढ़ना चाहिए. तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे देती हूँ. इसमें एडवर्टीजमेंट में है जो वेबसाइट का लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ऑल नोटिफिकेशन पे आप जाओगे तो उसके बाद सबसे पहले यूजर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसके बाद व्यू एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है और उसके बाद अप्लाई दिया हुआ है. तो मैं आपको शो करके दिखाती हूँ एक बार. इस टाइप से नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें यूजर है, व्यू एडवर्टीजमेंट है और उसके अलावा उसके बराबर में अप्लाई का ऑप्शन है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यूजर इंस्ट्रक्शन से एक बार देख लीजिए. हम भी यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ आपको जिससे कि आप इजीली देख पाओगे. सो ये पार्ट 1 है. इसमें कैंडिडेट की बेसिक रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन दी हुई है. 11 डिजिट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. इसमें थोड़े से पार्ट ब्रेक हो रहा है तो आप जब आप ओपन करोगे तो आपके आप ठीक से देख सकते हो. उसके अलावा जो फोटोग्राफ का साइज है 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो मेंशन दैट फॉर्मेट ऑफ साइज नॉट एक्सीडेड 20 KB फोटो एंड सिग्नेचर के लिए. ये आपको ध्यान रखना है. ब्लैक इंक पेन का यूज करना है. कैंडिडेट शुड स्कैन हिज सिग्नेचर विच हैज बीन पुट ऑन व्हाइट पेपर यूजिंग ब्लैक इंक पेन. तो एक प्लेन शीट लेनी है. अगर आपके पास स्कैन्ड सिग्नेचर नहीं है, आपके एक प्लेन शीट लेनी है, उस पर अपना सिग्नेचर बनाना है. उसके बाद जो एप्लीकेशंस आती हैं काफी सारी, आप अपने मोबाइल से ही स्कैनर की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके इजीली अपने फोन से स्कैन करके अपने जीमेल पे डाल लो. अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हो तो फिर आपको अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे आप अपना जो सिग्नेचर है और अपना फोटोग्राफ स्कैन कॉपी है वो दोनों चीजें अपने लैपटॉप में रखनी है और उसको रिसाइज करके 20 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. उसके अलावा क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल पर्सनल डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको देखनी है एक बार. उसके अलावा एज का क्राइटेरिया यहाँ पे 40 ईयर्स होता है जो भी, और यूपी के डोमिसाइल के लिए. सो जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होगा वो अपने अकॉर्डिंग होगा. तो ये तो यूजर इंस्ट्रक्शन से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. उसके अलावा हम बात करते हैं व्यू एडवर्टीजमेंट की. सो वो मैंने ओपन ऑलरेडी किया हुआ है, लेट मी शो यू. सो यहाँ पे यूजर एडवर्टीजमेंट हम चेक कर रहे हैं. तो एडवर्टीजमेंट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा. सबसे पहले अप्लाई पे आप जाओगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करोगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करोगे. उसके बाद रेस्पेक्टिवली द इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय देम, इफ करेक्ट मॉडिफिकेशंस कुछ भी होगा तो उसमें एडिट में जाके आप क्लिक करोगे. उसके बाद आपको प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप करना है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट स्टेज, फी टू बी डिपॉजिटेड एंड शैल बी डिप्लॉयड विद कैप्शन
क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो उसमें क्या होता है कि आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। आजकल यूपीआई बहुत इजी हो गया है, पेटीएम से जाके सीधे यूपीआई से जाओगे तो आपको इजीली पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो बहुत इजी है आपको फॉर्म फिल करने के लिए, तो ट्राई करिए कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आती है पेमेंट करने के बाद। और थर्ड स्टेज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि फीस सबमिशन के बाद वो भूल जाते हैं कि हमने थर्ड स्टेज कंप्लीट की है या नहीं की है। तो थर्ड स्टेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल सजेस्ट यू टू गो टू द ईच एंड एवरी लाइन। लेट मी read this. On completion of the procedure of second stage, click on proceed for final submission application form. तो आपको थर्ड स्टेज के लिए अपना जो भी आपका नंबर मिलेगा जब पेमेंट कर दोगे वो रखना है अपने पास, और उसके बाद थर्ड स्टेज पे आपको क्लिक करना है तो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसमें आपके ड्यूली साइंड जो भी सिग्नेचर और आपका फोटो अपलोड होगा। उसके बाद कैंडिडेट शुड स्कैन हिज और हर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन प्रेस्क्राइब्ड साइज, एंड साइज विल बी मेंशन एट द specific space in one line application, and this should also be kept in notice that the photo must be latest photograph size. तो लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए आपको, और सिग्नेचर भी प्रॉपरली स्कैंड होनी चाहिए। उसमें कभी भी फोटो या सिग्नेचर आपका ब्लर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा अपेंडिक्स X1 पढ़ना है आपको। आफ्टर फिलिंग इट ऑल एंट्रीज इन द फॉर्मेट, कैंडिडेट्स में क्लिक प्रीव्यू टू सी द देमसेल्फ लाइक इन्फॉर्मेशन ठीक आपने फिल करी भी है या नहीं करी है। उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। एंड इट इज इसेंशियल दैट द कैंडिडेट शुड फिल ऑल इन्फॉर्मेशन वन लाइन करेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन एंड क्लिक द सबमिट। कैंडिडेट doesn't click the submit button, one application form shall not be completed। तो आपको सबमिट पे ध्यान से क्लिक करना है। आपके पास आपकी जीमेल पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। सो हाउएवर इट इज क्लैरिफाइड टू बी कैंडिडेट दैट at the stage of preliminary examination the hard copy of the documents including their one liner application should not be sent। तो किसी को भी सेंड नहीं करनी है प्रीलिम्स के स्टेज में। एप्लीकेशन फ़ी जो है टोटल 125 रुपी है। अगर आप बात करते हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए वो 125 रुपी है, और ओबीसीज के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 65 रुपी है, और हैंडीकैप्ड के ये यूपी के जिसके पास डोमिसाइल है उसके लिए फी है ये SC/ST वाला जो क्लॉज लगेगा वो जिसके पास यूपी का डोमिसाइल होगा उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा इसमें। हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपी फी है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपी है, एंड डिपेंडेंट ऑन द फ्रीडम फाइटर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी वुमेन स्किल्ड एंड आउटस्टैंडिंग स्पोकन पर्सन। So after that, the basic skills and registration of such candidate will not be accepted who have been debarred from UP Public Service Commission। So जो एक बार एग्जाम से निकाल दिए गए हैं उनको परमिशन नहीं दी जाती है फिर से एग्जाम में बैठने की। उसके अलावा इसमें अपनी ईमेल आईडी आपको अच्छे से फिल करनी है, और उसके अलावा जो भी मॉडिफिकेशंस हैं उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें 16 तक जो भी प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें डिटेल देख के आपको अच्छे से एक बार चेक करना है, मॉडिफिकेशन करना है। उसके बाद आपका जो भी इसमें दिया हुआ है कि OTP और जो भी डेट ऑफ बर्थ से आपको ऑथेंटिकेशन मांगता है वो। सो आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इट इज टू फाउंड दैट द सब कमीशन दैट द कैंडिडेट्स आर सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म इज सच अ केस ओनली द लास्ट जितना जो लास्ट का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, अगर आपकी से गलती होगी पहले में या दूसरे में तो आप तीसरा भी फिल कर सकते हो, लेकिन जो आपका सबसे लास्ट का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वही मान्य होगा। उसके अलावा जितने भी आपने पहले जो भी फॉर्म फिल कर रहे होंगे वो अमान्य हो जाएंगे। उसके अलावा क्लॉज 5 में है द यूपी सर्विस कमीशन में अपेंडिक्स 2 में जो भी रिटन एग्जाम के लिए रिवाइज टू selecting suitable candidates for admission to combined state upper subordinates. The main written exam shall be conducted separately by the commission and the selection will be made on the basis of total marks obtained। तो prelims तो आपको क्वालिफाई करता है कि आप मेंस दे सको, इसमें मोटा मोटी लिखा हुआ है इस बारे में। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है
प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी जो है 250 है वैकेंसीज। सो कब बहुत बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी घट भी जाती हैं, जनरली तो बढ़ती हैं। सो उसके लिए ये सारी वैकेंसीज के नेम दिए हुए हैं, तो ये आप खुद से एक बार देख सकते हो। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जो है उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का, और उसमें जो भी रिलैक्सेशन है आपको वो एक बार देख सकते हो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी दे रखा है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जो क्लॉज दिए हुए हैं। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कुछ पोस्ट होती हैं, जिसमें कि जैसे लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए जैसे डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी और इस टाइप की जो भी पोजीशंस होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, और उसके अलावा ऑडिट ऑफिस के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए होते हैं। तो इस टाइप की आपको एजुकेशन एक बार देखनी पड़ेगी कि आपके पास कौन सी एजुकेशन है। जैसे सीनियर लेक्चरर डाइट, तो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ बीएड होना चाहिए। केमिस्ट्री एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री हो, तो उसके लिए केमिस्ट की जो पोजीशंस आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह के लिए, तो उसमें ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो इस टाइप की क्वालिफिकेशंस मांगी हुई हैं, तो एक बार ये देख लेते हैं। सो 8th में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए जैसे लॉ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, और कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, या फिर लेबर वेलफेयर वगैरह का वो हो सकता है आपके पास, पर्सनल मैनेजमेंट में हो, सोशल वर्क में हो। अपार्ट फ्रॉम दिस मैनेजमेंट ऑफिसर या फिर मैनेजर स्टेट डिपार्टमेंट के लिए द बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, और या फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट हो। उसके अलावा बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट हो सकती है। सो इस टाइप की पोजीशन है। उसके अलावा पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ओनली दोज रिटन एग्जाम्स। सो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जियोफिजिक्स, उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर के लिए पोजीशन है। उसके अलावा फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट के लिए जो मेल कैंडिडेट्स के लिए डीएसपी की जो पोजीशन होती है उसके लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया 165 to 84, 89 उनका एक्सपेंडेड एंड अनएक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए, और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 147 होनी चाहिए, और मिनिमम वेट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स 40 kg होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ अलग से दी हुई है एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह की जो भी पोजीशंस होती हैं वो आप एक बार देख सकते हो। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो स्पेसिफिकली आपको देखने हैं, जैसे एज लिमिट द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के लिए 40 इयर्स है जो एज रिलैक्स। उसके अलावा अगर आप बात करते हो कुछ जो भी रिलैक्सेशन दी हुई है, दे मस्ट हैव नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 1982 से पहले का नहीं होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2001। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर्स है, और दे मस्ट हैव नॉट बीन बॉर्न 2 जुलाई 1967 से जो एज रिलैक्सेशन है। सो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट के लिए अगर बात करते हैं तो ये एक बार देख सकते हो, जैसे अपर एज लिमिट शैल नॉट बी ग्रेटर बाय 3 years एंड पीरियड ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड आर्मी पर्सन्स वगैरह के लिए दिया हुआ है। सो ये सारी डिटेल्स थी। सो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है कि आप अपने जो भी हैं ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। उसके अलावा ये तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्रीलिम्स में क्या है। तो प्रीलिम्स की बात करते हैं, 2 पेपर होंगे, एक तो जनरल स्टडीज फर्स्ट का होगा, जनरल स्टडीज सेकंड का होगा। सो
जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स की बात करते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2, तो फर्स्ट पेपर होगा GS1, उसके अलावा सेकेंड पेपर जो होगा उसमें CSET आता है, उसके अलावा 50 मार्क्स की हिंदी आती है। स्टेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करता है तो उसके ओवरऑल स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। द पेपर शैल बी 200 मार्क्स ईच एंड ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, बोथ द पेपर्स शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एंड चॉइस इन विच शैल बी 150 to 100 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली। 2 hours का टाइम होता है दोनों पेपर के लिए। उसके अलावा जैसे यूपीएससी में होता है, सिमिलरली इसमें भी जनरल पेपर, जैसे ऐसे का पेपर इसमें 150 मार्क्स का है तो वहाँ पे 250 का होता है। तो इसमें बाइफर्केशन बस मार्क्स का डिफरेंट है, अदरवाइज जो स्ट्रक्चर है जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 सिमिलर है। इसमें भी जैसे जनरल हिंदी का पेपर होता है, ऐसे पेपर होता है। तो ये आप एक बार देख लेना, इसका सिलेबस पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा जैसे CSET की बात करते हैं इसमें, क्योंकि पेपर 1 के लिए तो अभी मैं आपको बताती हूँ ऐसे। ये पेपर 1 प्रीलिम्स के लिए पेपर 1 का सिलेबस है। इसमें सारी चीज़ें आती हैं, करंट इवेंट, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड। उसके अलावा करंट इवेंट होना चाहिए इकोनॉमी, पॉलिटी, डेमोग्राफी, सोशल जस्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेमोग्राफीज, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके अलावा इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। मैप का आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। पब्लिक पॉलिसी एंड राइट, जो भी इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड। उसके अलावा जनरल साइंस अच्छी आती है, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो आप साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो यूपीपीसीएस में। उसके अलावा इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी से रिलेटेड भी जितने भी करंट इश्यूज होते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो जीएस पेपर 2 है उसमें 10th क्लास तक की एलिमेंट्री मैथ आती है, तो उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। उसके अलावा इंग्लिश आती है इसमें 10th लेवल तक की, और सिमिलरली हिंदी भी आती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा जो भी मेंस का सिलेबस होगा तो ये आप अच्छे से एक बार अपने पास रखिएगा, इसका प्रिंट निकलवा के। आपका जो भी ऑप्शनल होगा उसको भी आप एक बार ठीक से देख लीजिएगा। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन। ऑलमोस्ट मैंने सारे जो भी पॉइंट्स थे वो कवर कर दिए हैं, और उसके अलावा 1-2 पॉइंट्स और हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे हैं। सो ये सारा सिलेबस था। उसके अलावा जो भी जैसे प्रीलिम्स में पहले बोल रहे थे कि 18 टाइम्स शायद बुला देंगे जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, बट अभी भी शायद 15 टाइम्स ही है। तो ये जो भी नोटिफिकेशन के बाद ये भी अपडेट्स आते रहते हैं, तो अगर जो भी इंफॉर्मेशंस मुझे मिलेगी आई विल ट्राई टू शेयर विद यू पीपल। टिल देन आप अपना फॉर्म फिल करिए, कुछ भी इशू अगर फेस करते हो आप तो आप इजीली फॉर्म फिल करके मुझे, अगर कुछ भी इशू होता है तो आप एक बार पिंग कर सकते हो। एंड विश यू रियली ऑल द बेस्ट। एंड जो भी अगर सब्जेक्ट वाइज मैंने जो भी पॉलिटी की और अदर जो सीरीज़ हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं, काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने प्रिपेयर की हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बिकॉज जो बिगनर्स हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी काफ़ी इशू आता, तो दैट इज़ द इनिशिएटिव कि उन बच्चों को एटलीस्ट इशू ना हो, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, एटलीस्ट कोई बताने वाला होता है तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। सो यही मेरा मोटिव था। आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई भी इशू आता है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो। Till then, thank you so much. Study hard and wish you all the best.